Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you're all fine. So today we are going to discuss unit number 6 logarithms, example number 6. अब तक हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 6 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। लॉगरिथम्स के बारे में हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा, हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इन दोनों की इनको आपस में कन्वर्ट करना सीखा कि कैसे एक फॉर्म में दूसरी एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में जा सकते हैं। तो आज हम एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे। इसमें आपको क्या कहा गया है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ इन द फॉलोइंग लॉगरिथमिक स्टेटमेंट्स। यानी कि यहाँ पर इस जो लॉगरिथमिक स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि वो स्टेटमेंट जिसमें लॉग इन्वॉल्व होता है उसको लॉगरिथमिक स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अब लॉगरिथमिक स्टेटमेंट्स में एक अननोन इन्वॉल्व है। अब आपने उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहाँ क्वेश्चंस में देखें तो ये एक्स जितने भी एक्स हैं ये सारे अननोन्स हैं, इनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मेथड ये है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। लॉग ऑफ 243 टू द बेस 3, यानी कि 243 के हम लोग लॉग लेने लगे हैं विद द बेस 3 और इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल है। यानी कि हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या आता है, हमने ये एक्स की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमने करना क्या है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें हमने जो कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या कहती थी कि यहाँ पर जो बेस होती है, इस बेस को आपने इस ये वाली वैल्यू है ना एक्स की, यहाँ पर इसके साथ आपने इसका कंपैरिजन करना होता है। यानी कि जो यहाँ पर बेस है उसको आपने बेस के तौर पर लिखा और जो लॉगरिथम या राइट हैंड साइड पे जो इसका आंसर है उसको आपने इस बेस की पावर में लिख दिया। ठीक है, ये यही हुआ करता था, हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ करती थी। इसको आप अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें। जो यहाँ पर बेस होती थी उसको हम बेस के तौर पे ही रखते थे और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू आती थी, जो आंसर होता था असल में, वो होती थी इस बेस की पावर। और जो आर्गूमेंट होता था, इस आर्गूमेंट को हम लोग इस तरफ रख लिया करते थे। अच्छा, अब हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन आ गई। एक्सपोनेंशियल नोटेशन करने के बाद हमने अब आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। हमने क्या करना है, अगर आप देखें यहाँ 3 बेस है, इसकी पावर है x, यानी कि जो अननोन है वो पावर में अपीयर हो रहा है और बेस जो है 3। अब हमने 243 को एलसीएम लेकर इसको ब्रेक कर लेना है। इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन इनको आपने ब्रेक करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेस यहाँ पर है वही बेस यहाँ पर भी होनी चाहिए, तब आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकेगा। ये वाला जो है, अच्छा हम लोग देखते हैं। अब आपने डिवाइड करना है 243 को। 243 का हम लोग डिवाइड करने के लिए आपने सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह से लेते हैं, एलसीएम में आपने 243 को लिखना है और आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आपने इसको डिवाइड किससे करना है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो 3 है, तो आपने 243 को भी 3 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 के टेबल में 8 टाइम्स आ जाता है 24, 1 टाइम्स ये आ गया। 3 के टेबल में 2 टाइम्स 6 आ गया, यहाँ पर 2 पावर चली जो है वो पावर कैरी चली गई, ये 27 हो गया। उसके बाद 3 9 3 3 और 3 1। अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 बन रही है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3 की पावर 5। 243 की जगह आपने लिख लिया 3 रेज़ टू द पावर 5। अब अगर आप देखें तो हमने क्यों इस तरह से किया कि दोनों की बेसिस सेम हमने इसलिए करनी थी क्योंकि ताकि आगे जाकर हम इन बेसिस को कंपेयर कर लें। तो इन दोनों को कंपेयर करने की वजह से हम दो पावर्स हैं उनको इक्वल लिख सकते हैं। तो बेसिस को हमने सेम बेसिस को जब कंपेयर किया तो हम इनकी पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट हो गई कि एक्स की वैल्यू थी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरह से करेंगे, सेम मेथड है। अब यहाँ पर जो बेस है वो x है, तो आपने x को बेस रख लिया और जो आंसर था लॉग का उसको आपने इसकी पावर में लिख लिया और जो आर्ग्यूमेंट है सेम एज इट इज़ आर्ग्यूमेंट को आपने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर बेस जो है, अब आप देखें तो यहाँ पर बेस तो अननोन है, तो हम अब बेस को तो नहीं देख सकते। तो जो अननोन होता है उसको छोड़ के आपने दूसरी चीज़ देखनी होती है। अब बेस को नहीं, अब हम पावर को देखेंगे। अब हमने 625 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि उसकी जो पावर है वो भी 4 बने, ताकि हम दोनों पावर्स को इस दफ़ा कंपेयर करके तो बेसिस को सेम कर लें। तो अगर आप इसको 625 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 625 को हम 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5, आगे यहाँ कैरी चला गया, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 2 कैरी चला गया और ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। उसके बाद 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर अगेन कैरी चला गया, तो इस तरह से आ गया। अब आगे है 5 5 ज़ा और 5 1 टाइम्स, तो यहाँ पर 5 की पावर 4 आ गई, तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली 5 की पावर 4 आ गई है। ठीक है, तो यानी कि हमारी दोनों की पावर्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। तो हम कंपेयर कर लेंगे दोनों की बेसिस को। तो बेसिस अगेन x इज इक्वल्स टू 5 आ गया। पावर्स को आपने ख़त्म करके बेसिस को कंपेयर किया है तो x और
5 इक्वल आ गए। नेक्स्ट अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में आपने ऐसे ही काम करना है, जो बेस है इसको आपने रखा, उसको बेस के तौर पर रखा, और जो आंसर था लॉगरिथम का उसको आपने पावर में रखा, ठीक है, और इस तरफ आ गया आर्गूमेंट। अब अगर आप देखें तो आर्गूमेंट ही अननोन था, तो आर्गूमेंट अगर अननोन हो तो ये तो सबसे आसान केस होता है ना, सिंपल आपने 6 की जो पावर है वो 5 ले ली, 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो तो ऑटोमेटिक x का ही आंसर होगा। तो ये सबसे आसान केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने जो बेस है वो x है, x को बेस के तौर पर रखा, जो आंसर है उसको आपने पावर में लिखा तो x की पावर 3 बन गई, और आर्ग्यूमेंट में आपने रखा 729 को, ठीक है। अब हमने 729 को डिवाइड करना है किसी ऐसे टेबल से कि हम अब अगेन आप देखें तो यहाँ पर बेस है x, बेस अननोन है तो हम बेस को नहीं देख सकते, हमें अब अगेन पावर को ही देखना पड़ेगा। 729 को आपने किसी ऐसे नंबर से ब्रेक करना है कि उसकी पावर भी 3 बन जाए। तो सबसे पहले हमें नहीं पता ना कि हम कौन से टेबल से डिवाइड करेंगे, तो ये चीज़ होगी, तो हम सिंपल सबसे छोटे टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। अब इसके यूनिट प्लेस पे देखें 9 है, तो यूनिट प्लेस पे अगर ऑड नंबर होता है तो आपको इसको किसी ऑड नंबर से ही डिवाइड करना पड़ता है। तो छोटा सिंपलेस्ट ऑड नंबर है वो है 3, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 2 टाइम्स 6 आ रहा है, यहाँ पर एक कैरी गया तो ये 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9 आ गया। 3 के टेबल में आगे अगर आप देखें तो ये 243 वाला, यही वाला अगर हम इसको चला लें तो ये 343 वाला पूरा एलसीएम ये है, तो यानी कि ये वाला 3 इंक्लूड करेंगे और ये वाले 5 के 5 3 इंक्लूड करेंगे तो पावर जो है हमारे पास कितनी बन जाएगी, हमारे पास पावर बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 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 3, ये 3 3 करके हमने लिखा तो हमारे पास 6 पावर्स बन रही हैं, ठीक है। 6 पावर्स बन रही हैं लेकिन हमारे पास होनी चाहिए 3 पावर्स। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो पावर 9 हमारे पास आ जाएगा, तो 3 पावर्स आ सकती हैं। तो इस तरह से हम बस इसको कर लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, सिर्फ इसलिए ताकि हम इसकी जो पावर्स हैं उसको सेम कर सकें, सिर्फ इसलिए हम लोगों ने ये काम किया है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें याद नहीं होता कि हम कौन से टेबल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर तो बहुत सारे हैं, 3 है 5 है, तो इस तरह से हाँ 7 भी है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि 9 ही वो नंबर है जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने में 729 आंसर देता है। उस वजह से आप इस तरह से कर लें, पहले इसको सबसे छोटे टेबल से मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि अगर इसकी पावर 3 3 से इसकी पावर 6 आ रही है, तो अगर आप इनको 2 का पेयर बना लेंगे तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो पावर्स हैं वो सेम हो गई हैं, तो आप इनके बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसको देखें, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ये आपसे हो जाएगा, ये बहुत ईजी है। उसके बाद नीचे भी अगर आप देखें, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 11 को आपने 3 के पावर के साथ लिखा और इस तरह हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। अब हम लोग आ जाते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम की तरफ। अब हमने देखने हैं कि लॉगरिथम में कितने लॉज होते हैं, और ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ होते हैं आपके आगे क्वेश्चन में। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम में कहता ये है कि अगर आप लॉग ले रहे हैं किसी ऐसे नंबर का जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है, यानी कि ए और बी को हमने ए और बी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका हम लॉग ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि हमने ए को अलग कर लिया और हम बी को अलग कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर प्रोडक्ट है तो सेंटर में प्लस का साइन आएगा। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कि अगर कोई प्रोडक्ट में नंबर है उसका लॉग लिया जा रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट के नंबर को अलग अलग करके प्लस के साइन के साथ लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप चाहें तो इसको बेस के बगैर ही आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखी है। अगर बुक वाला अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप से वो वाला भी कर सकते हैं याद, क्योंकि यहाँ इन्होंने बस ये लिखा हुआ है, बेस को इंक्लूड किया है ना, बेस को इंक्लूड किया है, बेस इन्होंने एक्स लिखी, क्योंकि लॉगरिथम का कोई ना कोई हमेशा बेस तो होती है। अब जो मैंने ये वाला लिखा है ये मोस्टली इसको मैंने जनरल कर दिया, मैंने कोई बेस मेंशन नहीं की। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बस बेस मेंशन कर दिया है कि लॉग की एक बेस है वो एक्स है, यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम की तरफ आए। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर जो वहाँ मल्टीप्लिकेशन में थी यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। बुक पे भी अगर आप देखें तो उन्होंने डिवीजन का साइन डाला, लेकिन अगर आप चाहें तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा आपको इजीली समझ आ जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम ये कहता है कि अगर कोई भी 2 नंबर्स आपके पास डिवीजन की फॉर्म में है तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं विद अ माइनस साइन इन देयर सेंटर। तो इस तरह से ये आपके पास है सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ इन्होंने बस सिंपल ये डिवीजन का साइन डाल दिया है, आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है इसको पावर लॉ भी हम कह सकते हैं। ये है लॉग। ये कहता है कि अगर आप किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं जिसकी कोई पावर है, ठीक है, किसी पावर वाले नंबर का लॉग ले रहे हैं, तो जो पावर होती है ना, जो वो पावर लॉग से पहले लॉग के बाहर आ जाएगी।
तो ये था आपके पास थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। पहले वाला हम उसको प्रोडक्ट लॉ के तौर पे याद रख सकते हैं, सेकंड वाले को आप क्वोशिएंट लॉ के तौर पे याद रख सकते हैं, और थर्ड वाले को आप पावर लॉ के तौर पे याद रख सकते हैं। जो पावर है उसने पहले नंबर पे आ जाना है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 6 के पहले दो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। अब हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में होता क्या है, जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आता है, यानी कि इस पॉइंट ने यहाँ पर शिफ्ट होना है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को पॉइंट को जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर हम लोग 1 लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट ने सिर्फ एक डिजिट क्रॉस किया है। नेक्स्ट इसको आपने, ये आपको दी गई है साइंटिफिक नोटेशन में, आपने इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन मतलब आपने इस पावर को ख़त्म करके लिखना है। अब अगर आप देखें तो पावर जो है वो माइनस में है। माइनस में पावर होने का मतलब ये है कि जो पॉइंट था वो लेफ़्ट साइड से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, ये वाला पॉइंट इस तरफ से शिफ्ट हुआ था, तो हमने नेगेटिव पावर लगाई। अब हमने पॉइंट को वापस लेफ्ट साइड पे ही लेकर जाना है। अब अगर आप देखें तो 4 पावर है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ने 4 डिजिट क्रॉस किए थे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो लिखेंगे 1357, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ से जब शिफ्ट होगा तो एक जो नंबर है वो तो 1 कंसिडर हो जाएगा ना, यानी कि जो एक पावर थी वो इसकी वजह से आई थी, तो इसको हमने ख़त्म कर लिया, मतलब पीछे 3 पावर्स बच गई। अब वो जो 3 डिजिट्स बच गए, अब जो 3 डिजिट्स है ना उसको उसकी जगह पर हम लोग 0 0 लगा लेते हैं। अब हमारे पास ये चारों कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट यहाँ पर था और यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ था। तो अब ये लेफ़्ट साइड पे जो है हम स्पेसिंग के लिए एक और 0 लगा देते हैं, ताकि अब बस स्पेसिंग के पर्पज़ के लिए होता है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। लॉगरिथमिक फॉर्म अब ये आपने ये वही इंटरकन्वर्जन होने लगी है, इसको आपने इस तरीके से याद रख लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। अब लॉग की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखा करते थे, लॉग लिखा, जो बेस होती है ना, जो ये जो बेस है इसने बेस के तौर पे ही बिहेव करना है, तो हम इसको बेस ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये जो पावर होती है ये असल में क्या हुआ करती थी, जो कि राइट हैंड साइड पे आंसर होता था लॉग का, और जो आर्ग्यूमेंट होता था वो इधर हुआ करता था। तो ये है आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म की साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसे आपने कन्वर्ट कर लिया लॉगरिथमिक नोटेशन में। अब आपके पास अब उसने आपको लॉगरिथमिक नोटेशन दी है और कहा है कि आपने इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सेम वैसे ही करेंगे, जो बेस है उसको बेस के तौर पर लिखा, ये जो हमारे पास पावर है इसको ये जो आंसर होता है ये पावर में लिखा जाता है, और जो आर्गूमेंट होता है वो आप राइट हैंड साइड पे अलग से करके लिख देते हैं। उसके बाद लॉगरिथम ऑफ एन 1 टू एनी बेस इज़ 0। वो कहता है कि अगर आप किसी भी बेस को आप अगर log 1 ले रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर 0 आना चाहिए। बेस कोई भी हो सकती है, बेस आपके पास ई भी हो सकती है, बेस आपके पास 10 भी हो सकती है, बेस आपके पास कोई भी 1 2 3 कोई भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल हमने एक इसके बारे में पढ़ा था, हमने एक इसका रूल लॉ पढ़ा था कि अगर हम लोग 1 का लॉग लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हम ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स में क्या चीज़ ट्रू है क्या फॉल्स है। उन्होंने लिखा है द बेस ऑफ अ लॉगरिथम इज़ ऑलवेज 10, यानी कि जो एक लॉगरिथम है उसकी बेस हमेशा 10 होती है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि बेस हमेशा 10 हो। हमने यहाँ देखा यहाँ पर बेस ई भी है, यहाँ पर बेस जो है वो 10 भी है, यहाँ बेस 1 भी है, बेस 2 भी हो सकती है, तो बेस कोई भी हो सकती है। तो दिस इज़ फॉल्स। 10 की बेस जो है वो कॉमन लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करती है। लॉगरिथम के आगे टाइप्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि बेस और आर्गूमेंट सेम हो तो आंसर 0 आता है, जबकि ऐसा नहीं होता। 0 लॉगरिथम का आंसर 0 हमेशा बस तभी आता है जब हम 1 का लॉग लेते हैं। 1 का लॉग लेने पे आंसर 0 आता है, लेकिन अगर बेस और आर्गूमेंट सेम हो तो आंसर 0 नहीं 1 आता है। ये भी हम लोग एक रूल पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, अब हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा तो उसने आपको ये फर्स्ट लॉ दिया है, तो ये बिल्कुल भी फर्स्ट लॉ ही था जिसको हम प्रोडक्ट लॉ के तौर पर देख रहे थे। सो दिस इज़ ट्रू। द वैल्यू ऑफ log 512 टू द बेस 8। उसने कहा है कि इसका आंसर अपने हमने ये चीज़ थोड़ा सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी कि हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है log ऑफ 512 टू द बेस 8, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अगर उसने बताया नहीं लेकिन हमें खुद पता है जो चीज़ अननोन होती है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं x के इक्वल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे किया करते थे, जो बेस होती थी उसको हम बेस के तौर पर लिखते थे, इसका रिलेशन हमने इसके साथ बनाया होता था, और जो आर्गूमेंट होता है वो यहाँ पर आता है। अब ये 512 है और आपको पता है कि यहाँ पर अगर बेस 8 है तो यहाँ पर भी बेस 8 ही बनानी है। तो हम अगर इसको 8 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 के टेबल से डिवाइड करने में 512 को आपने 8 के टेबल से डिवाइड किया, 8 के टेबल में 6 टाइम्स आ गया है 48, 3 जो है ना आगे चला गया,
4 टाइम्स ये आया 8 के टेबल में, 8 टाइम्स आता है 64 और 8 वन था 8। अब हमारे पास क्या आ गई है, 8 की जो है पावर 3 आ गई। तो यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 8 रेज़ टू द पावर x एज इट इज़, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 क्यूब। अब हमारे पास जो बेसिस हैं वो सेम हो गई हैं, तो हम दोनों की पावर्स को कंपेयर करके इक्वल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर 3 देता है। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया था, तो आपको इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपको इसका आंसर नहीं आएगा। log 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये दिया, देखें ये पावर लॉ लग रहा है लॉग का, ठीक है। अब हम पावर लॉ को अगर सॉल्व करेंगे तो होना क्या चाहिए था, जो पावर है वो पहले आती और जो लॉग है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाता। तो इसका आंसर ऐसे आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर प्लस का साइन डाला है, सो दिस इज़ फॉल्स। सो वी आर डन विद आवर लेक्चर। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।